Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about plasma membrane, its structure and function. Plasma membrane is also known as cytoplasmic membrane, cell membrane and plasma lemma. अगर हम जनरली बात करें तो जैसे अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसके आसपास आप एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि कोई बाहर वाला आदमी जो है वो अंदर ना आ सके, कोई अनवांटेड पर्सन जो है वो आपके एरिया में ना आ पाए। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक सेल की बाउंड्री है जो उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आपस में मिक्स ना हो जाए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक साइड है एनिमल सेल एंड दूसरी साइड है प्लांट सेल। अब बाकी सारी चीज़ें इनमें कुछ सिमिलर हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी हमें पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पे लाई कर रहा है कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सो इन केस ऑफ प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज़ इन बिटवीन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपने माइकोप्लाज्म सुना होगा, दैट इज़ PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इट इज़ आल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। उसमें जो है सेल वॉल अब्सेंट होती है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होगी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। A plasma membrane encloses every type of cell, both prokaryotic and eukaryotic। चाहे आप बात कर लें प्रोकैरियोटिक सेल की, चाहे यूकैरियोटिक सेल की, मल्टी सेलुलर सेल और यूनिसेलुलर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल को इनक्लोज करती है, हर एक सेल में प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको वो प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही किसी भी पैथोजन की एंट्री अंदर नहीं होने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिजिकली सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग सेलुलर एनवायरनमेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, एक बाउंड्री के जैसे वर्क कर रही थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर जो भी है एंड जो सेलुलर एनवायरनमेंट है जो बाहर है, उन दोनों को आपस में सेपरेट कर देती है, अलग अलग करती है। जैसे कि आप अगर एक बाउंड्री बनवाते हो तो जो आपका एरिया है उसको बाहर वाले एरिया से अलग कर देगी। सेम काम करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन, इलास्टिक, लिविंग, डायनामिक एंड सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, बहुत ही ज़्यादा पतली है, हद से ज़्यादा पतली जिसको हम बोल सकते हैं। इलास्टिक है यानी रिजिड नहीं है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होगी तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है बलून। जैसे अगर आप किसी गुब्बारे में पानी डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, फूलता जाएगा, दैट इज़ इलास्टिक। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, लिविंग मेम्ब्रेन है, डायनामिक मेम्ब्रेन है, चेंजेबल है, और ये एज ए सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर के जैसे काम करती है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को अंदर आने देगी, सिर्फ जो मतलब की चीज़ें हैं उनको ही अंदर आने देती है। जो किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, उसको ही अंदर आने देगी। इट इज़ अ फ्लूइड मोज़ेक असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा एक तरबूज, अगर हम तरबूज को काटते हैं तो उसके अंदर जो एक रेड वाला पोर्शन आता है और उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक जो होते हैं बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, एक फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर है, यानी उस तरबूज के जैसे स्ट्रक्चर है। अब तरबूज में क्या प्रेजेंट थे, बीज थे, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, सेल के अंदर आ रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करेगी, साथ ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है उनको भी कंट्रोल करेगी, और साथ ही जो आयन कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर और बाहर, उसमें भी डिफरेंसेस जनरेट करती है। अब जो आयन कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम तो नहीं हो सकती, तो उसमें भी क्या करेगी, एक डिफरेंस जनरेट करेगी। सॉरी फॉर मिसटाइपिंग, आयरन नहीं होगा, आयन होगा। एंड सेम यहाँ पे एग्जिट होगा, नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज, जो हम बात कर चुके हैं कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया और प्लांट सेल की, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड एक्सेप्शन हमने बात की थी इन केस ऑफ माइकोप्लाज्म, इसमें भी क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस।
The plasma membrane, which is also referred to as cytoplasmic membrane, is a biological membrane that encloses the content of cell and separate it from outer environment. कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो एक ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जितना भी सेल का कंटेंट है उसको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देती है और उसको इनक्लोज करती है. सेकेंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एज थिन, इलास्टिक, semi-permeable living membrane that serves as a boundary of the cytoplasm. कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, पतली सी है, इलास्टिक है, सेमी परमिएबल है, लिविंग मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले 1855 में के नागेली और सी क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन टर्म दे दी. उसके बाद 1895 में चार्ल्स ओवरटन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है. उसके बाद कुछ और स्टडीज़ हुई. 1900 से 1920 के बीच में पता लगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की तो बनी हुई है लेकिन उसमें जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड. फिर उसके बाद 1925 में ई गॉर्टर एंड जी ग्रेनलैंड ने प्रपोज किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. एंड 1931 में जे क्यू प्लॉव ने प्लाज्मा लीमा टर्म दी, which is other name of cell membrane or plasma membrane. Next is features of plasma membrane. कुछ जर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है जो लिविंग सेल को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनको तो बहुत इजीली अंदर आने देगी लेकिन हर एक सब्सटेंस को इजीली अंदर नहीं आने देती. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिक स्ट्रक्चर है उसी से उसके फंक्शन और सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल एडिशन एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी एक बाउंड्री की, तो जब हम बाउंड्री बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे ईंट का यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, बजरी का यूज़ कर रहे हैं. तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स की बनी हुई है: प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट इज़ लिपिड. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें लिपिड की 4 क्लासेस मेनली प्रेजेंट हैं. दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरॉइड्स, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल. और इसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है. और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एम्पीपैथिक हैं. एम्पीपैथिक यानी जिनमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, जो वाटर लविंग है. एंड हाइड्रोफोबिक दैट इज़ हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग और फियर, सो द वाटर हेटिंग. और अगर हम इसको ब्रीफ में देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है. हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक टेल है दैट इज़ वाटर हेटिंग. अब जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसमें भी पोलर अल्कोहल, फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट है. और वहीं हाइड्रोफोबिक टेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो जनरली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं. दैट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन विच इज़ आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन विच इज़ आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंटीग्रल यानी जो अंदर प्रेजेंट है, पेरिफेरल यानी जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट है. और ये दोनों जो प्रोटीन है चाहे वो इंटीग्रल है चाहे वो पेरिफेरल है, ये एक्टोप्रोटीन भी हो सकती हैं, एंडोप्रोटीन भी हो सकती हैं. अब एक्टो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर. तो उसी तरह से एक्टोप्रोटीन जो कि एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, एंड एंडोप्रोटीन यानी जो इनर सरफेस पे या साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई हैं. लेकिन वहीं जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैसी हैं, बाहर की तरफ हैं. तो इसकी वजह से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती हैं. लेकिन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बहुत ही ज़्यादा वीक एसोसिएशन होती है. और ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड्स के साथ जुड़ी होती हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रेजेंट होंगे, दीज आर शॉर्ट,
अनब्रांच्ड और ब्रांच चेन ऑफ शुगर्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन अगर वो जुड़ी होगी एक्टोप्रोटीन के साथ, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट से हमने लिया, और प्रोटीन क्योंकि वो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन जुड़ी होगी प्रोटीन के साथ देन इट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन जो है वो जुड़ी होगी लिपिड के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ, तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और इसमें मेन बात याद रखनी है कि चाहे वो जुड़ी है प्रोटीन के साथ चाहे वो लिपिड के साथ, वो दोनों ही एक्सटर्नल सरफेस पे जुड़ी हुई होंगी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो साइटोप्लाज्मिक या इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं जुड़ा होता। नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही कवर कर ली हैं केमिकल कंपोजिशन में, तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी इसमें 2 लेयर हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गई एक अपर लेयर एंड वन इज लोअर लेयर, तो यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हमने फॉस्फोलिपिड में भी बात की थी कि उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया था उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अब हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, तो ये जो है वो बाहर वाली साइड है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कुछ ना कुछ तो फ्लूइड प्रेजेंट होगा ही। तो अब अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे वही चीज़ सर्वाइव कर पाएगी जो वाटर लविंग है। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर वाली साइड है और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर वाली साइड है। देन हमने इसमें एक और लिपिड की क्लास की बात की थी, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। तो इसमें मेनली 2 प्रोटीन्स की हमने बात की थी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी जो इनसाइड हैं, अंदर धसी हुई हैं, और इनकी क्या होगी, लिपिड बाइलेयर के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी। और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि पेरिफ्री पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन इनकी लिपिड बाइलेयर के साथ वीक एसोसिएशन होगी। नेक्स्ट इसमें 2 टाइप की और प्रोटीन बताई हुई हैं, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इट विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल। नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन है वो जुड़ रही है जाके प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ, एक्टोप्रोटीन के साथ। तो जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन जो है वो एक्टोप्रोटीन के साथ जुड़ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होंगे, हाइड्रोफोबिक टेल होगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी विच इज़ प्रेजेंट इन पेरिफ्री, एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगी जो कि कम्युनिकेशन का काम करेंगी बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी जो एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल एक्ट करेंगी, और जब कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन एक्टोप्रोटीन के साथ लिंक करेगी देन इट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उस सिलेक्टेड मटेरियल की एंट्री यानी उसको सेल में अंदर लाने में और सेल के बाहर निकालने में, दोनों में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काम करती है बाय मीन्स ऑफ सम हार्मोन्स, जो सेल की शेप है उसको रिटेन करती है। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, एक बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, इधर उधर बिखरा होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उसको एक शेप देने में हेल्प कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंदर आने देती है सेल के, और जो पैथोजन है उनकी एंट्री नहीं होने देती। इट मेडिएट द पैसेज ऑफ आइंस एंड अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज कि जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस हो रही हैं एक सेल के अंदर, उन सब में हेल्प करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज साइटोपेम्सिस, कि जितना भी सेल के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें हेल्प करती है। इट आइसोलेट द सेल कंटेंट, इट मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोसोल, और जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेगी। सेल्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करेगी।
और इसमें कुछ और फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन. इट एक्ट्स एज अ पार्टीशन कोफिशिएंट, maintain the concentration gradient, maintain electric gradient across the membrane, and it also helps in active and passive transport. So we can conclude that plasma membrane is a boundary that separates the living cell from its surrounding and isolate the cell content. It also acts as a selective barrier which regulates the movement of substance in and out of the cell. That's all about today. Thank you.